क्षेत्रीय आर्थिक क्षमता किसी भी राष्ट्र की प्रगति को बाधित करने के प्रमुख कारकों में से एक होता है। और इसीलिए जब प्रदेश सरकार ने अपने 4 आर्थिक जोन के संदर्भ में इस पर विचार किया था, तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि प्रदेश के 4 आर्थिक जोन पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य और बुंदेलखंड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आर्थिक विषमता कहीं न कहीं स्पष्ट दिखाई देती है। और इसीलिए 2 विकास बोर्ड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विशेष रूप से गठित किए, एक पूर्वांचल विकास बोर्ड और दूसरा बुंदेलखंड विकास बोर्ड। मेरा सदैव से इस बात को मानना रहा है कि बुद्ध अचानक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हुई, कोई बात तो जरूर रही होगी। हमने बुद्ध का नाम भी लिया, खूब जपा, खूब माना, खूब श्रद्धा का भाव भी रखा, लेकिन उनकी प्रेरणा से कभी प्रेरित नहीं हो पाए। अब दीपो भव का जो भाव है वह पूर्वांचल के लिए भी और बुंदेलखंड के लिए भी अक्सर सा सही बैठता है। उस क्षेत्र के हर एक तबके के व्यक्ति को आगे आकर के वहां के विकास में सहभागी बनना पड़ेगा। और मैं बराबर इस बात को मानता हूं, पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से उभरने के लिए उन लोगों ने अपने मार्ग भी उसी प्रकार से निकाले हैं। प्रकृति की कृपा कहीं पर कम भी है, कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन पूर्वांचल इस देश से बहुत समृद्धशाली है। हम इस बात को मान सकते हैं कि दुनिया की प्रथम मानव की सृष्टि भूमि है पूर्वी उत्तर प्रदेश। महाराज मनु को अपनी राजधानी अयोध्या को वैसे ही उन्होंने नहीं बनाया। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में गिनी जाती है। प्रयागराज दुनिया की प्राचीनतम नगरों में से एक है। यानी सभ्यता की सबसे प्राचीनतम भूमि होने के बावजूद हम अपने को पिछड़े कहते रहे, हम अपने को गरीब कहते रहे। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन, मीठा जल। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद का दौरा किया है और पिछले 25-30 वर्षों से लगातार मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में गया हूं। मुझे कहीं भी जल की कमी नजर नहीं आई और कहीं भी खारा जल नहीं दिखाई दिया। प्रचुर मात्रा में मीठे जल की उपलब्धता, भूमि इतनी उर्वरा, वास्तव में वह मानवीय सभ्यता की भूमि अचानक नहीं बनी। उसके पीछे कारण थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा उसके पीछे का एक प्रमुख कारणों में से था। मानवीय सभ्यता के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कारक थे उनमें से ये चीजें वहां पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उपलब्ध थी और उसका लाभ सृष्टि की प्रक्रिया ने मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ाने की दिशा में इस रूप में आगे बढ़ाया। लेकिन जहां पर प्रकृति और परमात्मा की ज्यादा कृपा बरसती है वहां पर कहीं ना कहीं लोग भी उसके प्रति बहुत फिर उदार भाव के साथ उस कृपा को ईश्वरीय कृपा मान करके मान लेते हैं कि अब हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है और वहीं पर हम प्रतिस्पर्धा से पीछे हट जाते हैं।
कोई भी समुदाय हो, कोई व्यक्ति हो या समुदाय, अगर उसके सामने चुनौती न हो, उसकी प्रगति के मार्ग बाधित हो जाते हैं। अगर कोई विरोधी हमारे पक्ष में कुछ, हमारे विरोध में कुछ बोलता है, तो मान के चलिए कि आप कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके पास कार्य करने के अवसर चुनौती के रूप में न हो, तो कहीं ना कहीं अगर स्वतःस्फूर्त भाव से कार्य करने की प्रेरणा न हो, तो हमारी प्रगति बाधित हो जाती है। हमें सोचना होगा। पिछले 3 दिनों से जो मंथन चला है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ये मंथन वास्तव में उन सभी मुद्दों को लेकर के चला है, लेकिन हमें स्थानीय स्तर पर, जो मेरा पहला भी कहना रहा है, इन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय संस्थाओं को इसके साथ जुड़ करके करना होगा। हमारी अकादमिक संस्थाओं को स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को जानकर के उसके अनुरूप कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे, और वे व्यापक संभावनाएं उस क्षेत्र में हैं। प्रति व्यक्ति आय में जो संभावनाएं वहां पर हैं, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। खेती के विविधीकरण के बारे में जो चर्चाएं हुई हैं, हर जनपद में हम लोगों ने 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ा है। हर विकास खंड में कृषि उत्पादक, किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके कैसे हम खेती को विविधीकरण के साथ जोड़ करके फिर वहां पर लागत, खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ा करके इसे मार्केट तक पहुंचाने और उसके निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्वयं भी एग्री एक्सपोर्ट की अपनी पॉलिसी को ला करके एक व्यापक संभावना आगे के लिए तैयार की है। हमें इसके लिए तैयार होना होगा, और मुझे लगता है कि हमें विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए एक नया संबल बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में जितनी अपार संभावनाएं वहां पर हैं, मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां पे हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इस सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए जो फुटफॉल है, आपने प्रयागराज कुंभ में देखा होगा, अयोध्या में जिस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, देश के सर्वाधिक बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में 6 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनमें से 5 पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यानी पूरी दुनिया के बौद्ध पर्यटकों को और श्रद्धालुजनों को आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें वहां पर ट्रेन गाइड तैयार करने पड़ेंगे, उस प्रकार के रेस्टोरेंट और होटल की चेन खड़ी करनी पड़ेगी। ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सेवाओं को भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे कार्य हैं जो जनपद स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ट्रैवलिंग एजेंसियों को प्रमोट करके, उनके साथ संवाद बना करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। याद करिए 2017 के पहले गोरखपुर में 1 फ्लाइट आती थी, वो भी कभी कभी आती थी। आज 9 फ्लाइट आ रही है, ये सभी भर करके आती हैं। गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट हैं, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए भी है, प्रयागराज के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और लगातार डिमांड पे डिमांड हो रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं।
अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बनने जा रहा है। श्रावस्ती सोनभद्र में नए एयरपोर्ट दे रहे हैं, आजमगढ़ में नया एयरपोर्ट दे रहे हैं, वाराणसी में पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्य कर रहा है, प्रयागराज में एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अन्य संभावनाएं वहां पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है। हमने हर जनपद में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बल्कि वहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी, उन संभावनाओं के लिए वहां पर एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। गोरखपुर लिंकवे उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आजमगढ़, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर जनपद को जोड़ेगा, जहां पर ये ढेर सारी संभावनाएं विकास के क्रम को आगे बढ़ाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अगर वहीं रोजगार मिलेगा तो उसकी ऊर्जा और उसकी जो प्रतिभा है उसका लाभ वहां के क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश को प्राप्त होगा। हमारी जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो ये रही है कि हम सरकार से, हमारी संस्थाएं सहयोग तो चाहती हैं, लेकिन शासन की नीतियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना पाती है। और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा न भी हो तो भी हमें इस बात को देखना होगा कि शासन कोई भी घोषणा करता है, कोई भी कार्यक्रम लागू करता है, हमें या हमारे यूथ को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैंने एक दिन प्रदेश के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया था। मैंने उन नौजवानों से पूछा, मैंने कहा डिग्री लेने के बाद क्या करना चाहते हैं? तो उसमें से 22 में से 18 ने इस बात को मुझे कहा कि हम स्टार्टअप अपना स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है। 4 ने कहा कि साहब हमें नौकरी जहां मिलेगी हम वहां कार्य करेंगे, लेकिन 18 ऐसे थे जिन्होंने कहा स्वयं अपना स्टार्टअप हम प्रारंभ करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी पूंजी की आवश्यकता है और स्टार्टअप भी किसमें? एक ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कहा था, कुछ छात्रों ने ड्रेनेज वाटर और सीवर वाटर के क्षेत्र में कार्य करने में इच्छा दिखाई थी, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी रुचि को व्यक्त किया था, अलग अलग उसमें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप जानते हैं? उनमें से एक भी छात्र नहीं जानता था। मैंने उनसे पूछा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओडीओपी की योजना के बारे में आप जान रहे हैं? उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, उनको जानकारी नहीं थी। मैंने कहा मेक इन इंडिया योजना के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। कैसे उम्मीद करते हैं हमारा युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके? हमें संकोच नहीं करना होगा। शासन की नीतियों के बारे में हमारे हर एक संस्थान में, वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, जैसे अभी अब तक हम लोगों ने अपने सभी संस्थानों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित करके रखा हुआ है। हम उसे व्यावहारिक ज्ञान तक नहीं जोड़ पाए थे। क्रियान्वयन का पक्ष हमारा बहुत कमजोर है। और आज के इस सेमिनार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर डीपी सिंह जी ने, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में पूरे देश के अंदर व्यापक परिवर्तन का आधार बनने जा रही है भारत की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में।